गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका जनरली इंट्रोडक्शंस कर चुके हैं। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके ओके कीजिए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, अब जैसे ही आपसे कोई पूछ ले, फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या जवाब होना चाहिए आप लोगों का? मतलब क्या हुआ इसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट इज पूछा है मैंने, सेक्स ऑर्गन क्या हुआ है? इसके अंदर ऑर्गन बहुत सारे हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है। आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे बताओगे? कोई भी अगर ये क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है ना भाई, कोई भी टॉपिक है सबसे पहले स्टार्ट होता है कहां से? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपसे पूछेगा आप क्या बताओगे? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताओ पहले। तो हम चीजों को पढ़ चुके हैं ना। क्या करता है? ऐसे नहीं, जैसे मैं नॉर्मल एक लाइन में आपको बताना हो कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। हाँ ठीक है ना। जैसे देखिएगा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, बाय यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सीधा सा एक लाइन में आप रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दोनों बहुत क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन, ओवा की फॉर्मेशन, इस तरीके से बता सकते हो। अब आपसे कोई पूछ ले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है तो क्या बताओगे? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट वेरियस टाइप्स ऑर्गन्स लाइक एज ए सेमनीफेरस ट्यूबल्स, टेस्टिज, ऐसे बता सकते हो ना आप। वही इसके अंदर ये बहुत सारी ये चीजें होती है। फिर आप क्या बता सकते हो? सेमनीफेरस ट्यूबल्स का काम क्या, टेस्टिज का काम क्या, स्क्रोटम का काम क्या। अब ऐसे जैसे मैं फीमेल में पूछ लूं तो फीमेल के अंदर स्क्रोटम है क्या? स्क्रोटम की क्या जरूरत है मेल में? टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 कम करता है ताकि वहां पे क्या कर सके, स्पर्म सर्वाइव कर सकते। तो जैसे फीमेल आपसे कोई पूछ ले तो सीधा सीधा आपको ये बताना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ओवेरी, यूटेरस। सीधे सीधे ये बता सकते हो ना, बहुत सारे ये ऑर्गन होते हैं। अब ओवेरी का काम क्या है भाई? ओवेरी का काम क्या है? ओवा को प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना। और यूटेरस का काम क्या है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूटेरस को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं ना, गर्भाशय कहते हैं। और ओवेरी को अंडकोश, जहां पे ओवा रिप्रोड्यूस होता हो। चलो अब हम देखते हैं इसको डिटेल्स में। The female reproductive system consists the primary as well as accessory sex organs. The primary sex organs in females are a pair of ovaries. अब देखिएगा, ये जो ओवेरीज होती है ये पैर में होती है, जोड़े में। पता चल गया ना? ओवेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जहां से क्या डेवलप होता है, क्या फॉर्मेशन होती है? ओवा की, अंडाणु की फॉर्मेशन होती है, वो होते हैं जोड़े में, पैर। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं विच प्रोड्यूस ओवा और एग एंड दे ऑल्सो सीक्रेट। अब देखिएगा, ओवेरी ओवा तो बनाती है, जैसे अपना टेस्टिज क्या करते थे, स्पर्म की फॉर्मेशन करने के साथ साथ में मेल सेक्स हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन को भी डेवलप करते थे। तो ये फीमेल का सेक्स हार्मोन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का भी कौन करता है? सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कौन करता है? तो इसमें से देखो 2 या 3 क्वेश्चंस बन गए छोटे, अगर दिमाग लगाया जाए तो। सबसे पहले तो ओवा कहां से सीक्रेट होता है भाई? कहां से फॉर्मेशन होती है? ओवेरीज से। फीमेल के अंदर ओवेरीज कितनी होती है? पैर में होती है, 2 होती है। ठीक है। इसके साथ साथ में जो फीमेल के सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? कौन करता है? ओवेरीज। हिंदी वालों को अंडकोश लिख लेना, सीधी सी बात है। तो बेसिक सी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चंस और ऑप्शन में दे देते हैं। अगर कोई ढंग से पढ़ता है तो ओके कर देता है,
वरना। अब चलो आगे देखते हैं। द अदर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द यूटेरस। अब देखिएगा, इनके ओवरीज के अलावा और भी बहुत सारे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यूटेरस, फ्लोपियन ट्यूब्स। अब देखिएगा, मैंने पुरुष की जब नसबंदी की बात की थी तो मैंने किसको बोला था कि कहाँ पे कट होता है, और फीमेल में कहाँ पे होता है ना, फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब्स पे कट लग के उसको फिर धागे से बांध दिया जाता है, तो फिर आगे क्या नहीं हो पाता, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। समझ गए ना, स्पर्म आगे ओवा के संपर्क में आएंगे ही नहीं। जब स्पर्म ओवा के संपर्क में नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी आगे स्टार्ट होगी नहीं, एम्ब्रियो डेवलप हो ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना फर्स्ट चीज, तो एम्ब्रियो तो अलग चीज है। फ्लोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स एंड फाइनली आ जाता है वेजाइना। ठीक है, द एक्शनल जेनेटिलिया कॉम्प्राइज द लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा एंड क्लिटोरिस। द मेमरी ग्लैंड्स आर नॉट कंसिडर्ड जेलाइटल ऑर्गन्स बट आर इंपॉर्टेंट ग्लैंड। अब देखिएगा, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है, क्या रोल है इनका मेमरी ग्लैंड्स का भाई? सुना है कभी नाम? कहां पे होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ, यस, ठीक है ना। तो ये भी आपके क्या है, जेनाइटल ऑर्गन में काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे समटाइम्स ये क्वेश्चंस मैंने काफी बार देखा है, मेमरी ग्लैंड का एनी टू फंक्शंस, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं मिल्क सिक्रेशन बाय विच ग्लैंड, ऑप्शन में दे देते हैं 3-4, तो ये मेमरी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है ना, ब्रेस्ट भी एक जेनाइटल ऑर्गन में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स आर नॉट कंसिडर्ड जेनाइटल ऑर्गन्स बट आर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको पता है ना, इसको जेनाइटल ऑर्गन्स में आप मतलब काउंट नहीं करते हो, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे करता है? जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होगी उसके बाद में पास्चुरेशन पीरियड आएगा और बेबी इस दुनिया में आएगा, उसके बाद में सबसे पहले बेबी को आगे ग्रोथ करने के लिए किसकी जरूरत है? मिल्क की जरूरत है। और जब ये मिल्क की जरूरत है, वो मिल्क कहाँ से आएगा? ब्रेस्ट से मिल्क मिलेगा, तभी तो वो ग्रोथ कर पाएगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका बड़ा रोल है कि नहीं है? ठीक है। चलो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। कौन से हॉर्मोन्स? जैसे देखिएगा, मतलब एक होता है अपने क्या नाम है उसका, लैक्टेशन ऐसा कुछ हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल है ना, वो रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन के लिए। वो कब होता है कि जब लेडी क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है ना, उसी समय उसका क्या करना लगता है, वो डेवलप होने लगता है। और धीरे 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 जब आप नोट करना कि बेबी होने से पहले ही नॉर्मली मिल्क सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब फर्स्ट टाइम बेबी होता है ना, उस समय 2 से 3 दिन तक वो जो फर्स्ट टाइम दूध आता है उसको बोलते हैं शायद क्लोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रम, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है, और उस समय वो पीना चाहिए। जैसे अपने गाय भैंस होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा होता है और उस समय वो जो आप दूध पीते हो उसका वो बनता है ना, क्या बनती है, क्या बनती है भाई? गाँव से कौन है? मेवट। तो वो अपन खाते हैं, है ना। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है ना, तो एक्चुअल में वो हम खा रहे हैं वो गलत है। वो किसके लिए है? उस बच्चे के लिए है। तो उस बच्चे को पहले तो 2-3 दिन भरपूर वो, ठीक है। अब ये बच्चा थोड़ी है इसकी तरफ इशारा मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो बच्चे के लिए है, ठीक है ये कह रहा सर ये है क्या ठीक है ना। तो वो अपन जो पी रहे हैं ना वो गलत है, वो बच्चे के लिए है। और बच्चा ताकि वो न्यूट्रिएंट उसके बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में रहे, इसलिए कहा जाता है कि जब फर्स्ट टाइम बेबी होता है तो माँ का दूध उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी कभार ऐसी समस्या आ जाती है कि भाई बच्चे को वो दूध नहीं मिल पाता, या तो किसी की डेथ हो जाए या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से वो दूध आप नहीं पिला सकते, तो फिर बाहर के कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करके उनको दिया जाता है। तो बॉडी के अंदर वो वीकनेस रहती है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम दूध आता है उसके अंदर होता है IgA हार्मोन करके, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है उस समय वो, है ना। तो फर्स्ट टाइम ही अगर जैसे कि अपन कहते हैं ना कि एक तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है,
है ना। तो एक तो बाई गॉड गिफ्ट मिल जाती है, और जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होंगे, जैसे जैसे वैक्सीन लगती है, वैसे वैसे ये कम नहीं होती है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती, जैसे जैसे बड़े होगे ना, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती जाती है। और जैसे जैसे वापस एडल्ट के बाद में ओल्ड होते जाते हो, इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको देखना कोई भी इन्फेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, कारण क्या, उनकी इम्यूनिटी वीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, एडल्ट होगा, जैसे 35-40 की एज के बाद में इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वापस धीरे धीरे वीक होने लगती है। जब तक आप ओल्ड होते हो, वापस वही कंडीशंस आ जाती है बच्चों वाली, जल्दी से बीमार पड़ जाना, सारे बॉडी के सिस्टम ऑर्गन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये चलता है। चलो अब अपन डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या आ गई, वेजाइना। वेजाइना के बाद में सेकंड नंबर पे क्या आ गया, ये सर्विक्स। थर्ड नंबर पे क्या आ गया, एंडोमेट्रियम। फोर्थ पे क्या आ गया जी, ओवेरी। इसमें क्या बनते हैं, ओवा। और क्या करते हैं ये ओवेरी, हाँ, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और इसके साथ साथ में ओवा का प्रोडक्शन। ठीक है। 5 नंबर पे क्या आ गया, ये क्या है, फिम्ब्री। 6 नंबर पे क्या आ गया, दोनों साइड में होती है, और इन्हीं को कट करके क्या कर दिया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है। अब आपको पता हो तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, और महिला नसबंदी का कुछ नाम है, ट्यूबेकोटोमी, वेसेकोटोमी, सुना है कभी नाम। तो ट्यूबेकोटोमी किस में होती है और वेसेकोटोमी किस में होती है, चलो बताओ। नाम से पता चल रहा है ना, वास डेफरेंस, वेसेकोटोमी, ट्यूबेकोटोमी, फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, और देख लेना हो कंफ्यूजन में, ऐसा नहीं है कि अपन तो एक ट्रिक लगा के बोल रहे हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसी चीजें काफी कंफ्यूजन में रहती है। ठीक है ना, और ट्यूबेकोटोमी देख लेना ये, है ना। तो ये दोनों एक प्रोसेस होता है जो इनको अपने साइंस के टर्मिनोलॉजी में वासेकोटोमी और ट्यूबेकोटोमी बोला जाता है। ठीक है ना। अब हम तो नसबंदी क्या है, थोड़ा हिंदी में समझने के लिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन हर बायोलॉजी की लैंग्वेज अलग होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बायो की लैंग्वेज है ना, वहां पे ऐसे थोड़ी लिखते हैं अपन लैंग्वेज में, हैं कैसे, स्पर्म का बनना, तो ऐसे फॉर्मेशन, वो अपन को इस टाइप से लैंग्वेज लिखनी पड़ती है ना, क्योंकि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी अलग है, और जो हम जनरली भाषा में बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी अलग है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभार अपनी भाषा की टर्मिनोलॉजी लिख के आ जाए, तो उनसे भी मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बायो को भी फॉलो करके चलो। डीएमएलटी वाले साइंस वाले कर सकते हैं ना, या आर्ट्स वाले भी आ सकते हैं, जैसे जीएनएम वाले में आते हैं, साइंस वाले है ना। चलो, और 7 पे क्या है जी, फाइनली यूटेरस का क्या रोल है, हाँ, एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट कहां पे होता है। अब जो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, तो डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है, प्लेसेंटा करता है ना, वो उसके थ्रू क्या आता है खाना, न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही जो प्रेग्नेंट लेडी है वो हेल्दी खाना खाएगी, तो हेल्दी खाने से जो न्यूट्रिएंट मिलेंगे हेल्दी, वो किसके पास में आएंगे, तभी तो वो 9 मंथ तक ग्रोथ कर पाता है। तो आप हेल्दी खाना खाओगे तभी तो वो 9 महीने तक अच्छे से ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद में फाइनली बाहर आता है इस दुनिया से, है ना, इस दुनिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा का भी रोल है। और अब देखना कभी भी कि जब पास्चुरेशन डिलीवरी टाइम होता है, तो एक उसके साथ में क्या आती है, तो उसको क्या करते हैं फिर, हाँ, तो उसी के थ्रू ही तो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम्स बहुत इजी है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, और आप चाहो ना तो इस तरीके का भी बना के आ सकते हो, लेकिन ऐसा मत बनाना आप, तो इनके ऐसा डायग्राम बना के आगे नाम लिख लो। ठीक है ना, लेबलिंग कर लो, बहुत है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर 5 नंबर का आ जाए, तो सबसे पहले जनरली इंट्रोडक्शंस, डायग्राम, और फिर इनके एक एक के काम बता दो कि भाई एक्चुअल में सर्विक्स का क्या काम है, वेजाइना का क्या काम है, फिम्ब्रिया का क्या काम है, फ्लोपियन ट्यूब्स का क्या काम है, यूटेरस का क्या काम है, आपका कंप्लीट। ठीक है भाई,
आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? इसको कुछ नहीं आ रहा है तो आज आया ही क्यों, जीएनएम का है तो हैं? यार फ्लोपियन ट्यूब का मुझे साइज का तो नहीं पता, देख देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, आइडिया नहीं है, मैं बिना आइडिया कोई चीज़ बोल लूँ है ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। चलो देखूंगा मैं इसकी फ्लोपियन ट्यूब्स का क्या है, कितना सेंटीमीटर होता है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो साइज मैंने देखा नहीं था और मेरा आगे आई भी नहीं थी, मैं अगर चीज़ से पढ़ रहा था ना। चलो अब देखते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एनाटोमी। अब देखिएगा एनाटोमी का मतलब और फिजियोलॉजी का मतलब ये तो पता है ना तुम लोगों को। एनाटोमी क्या है, किसी भी सिस्टम की एनाटोमी करते हैं मतलब है ना भाई, उसका साइज क्या, शेप क्या, जितने भी इनके बॉडी के स्ट्रक्चर। अब इसमें आ सकती है साहित्य फ्लोपियन ट्यूब अगर दे रखा होगा तो, ठीक है। ओवरीज का 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी अगर दे रखी है तो, मेरे हिसाब से नहीं दे रखी इसमें, ठीक है ना। चलो देख लेंगे, पर जब मैंने नोट्स बना रहा था ना तो मुझे चीज़ें मिली नहीं थी। चलो अब देखते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटोमी, ठीक है ना। तो देखो एनाटोमी आते ही सबसे पहले आपका काम होना चाहिए डायग्राम बनाओ। क्या करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम की पूरी लेबलिंग कर दो, ये हो गई इसकी एनाटोमी। और उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इट क्रिएट एग सेल दैट एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन नॉन एज ओवा। अब देखिएगा इसके एनाटोमी में क्या लिखा कि भाई आपका ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये बहुत सारे क्या करता है, फंक्शंस करता है। इसके साथ में क्या करेगा, ये एग को बनाएगा, ओवा को बनाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे बनती है ओवा, ओवेरी के अंदर। अब देयर सिस्टम्स इज ऑर्गेनाइज टू डिलीवर द ओवा द रीजन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जब आपको पता है कि जब स्पर्म ओवा के संपर्क में आता है तो फाइनली उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं, द एग फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लोपियन ट्यूब। अब देखो अपन फ्लोपियन ट्यूब को ही कट कर रहे हैं और ये जाके दोनों ही स्पर्म और ओवा कहाँ पे फर्टिलाइज हो रहे हैं, फ्लोपियन ट्यूब में हो रहे हो। जब उसको कट ही कर दोगे तो आपस में क्या नहीं हो पाएंगे, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, और कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो आगे रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। द एग फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लोपियन ट्यूब्स अलोंग विद द स्पर्म and the implanting the walls of uterus and initiate the stage of pregnancy. The next step of fertilize egg. Apart from the above mentioned functions, the female reproductive system is also involved in the productions of female sex hormones to maintain the reproduction cycle. अब देखिएगा अपने जब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने ऊपर 5-6 डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही क्या करते हैं, स्पर्म जाएगा, क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनते ही वो क्या करेगा, यूटेरस की वॉल पे जाके कनेक्ट हो जाएगा और ब्लास्टो कन्वर्ट होगा उसमें। फिर वो क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड होंगे और फर्दर फाइनली डिवाइड होके फाइनली क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक। समझ गए ना। तो अब इन्होंने एक यही लाइन बताई है कि भाई जो आपका होता है ना वॉल्स यूटेरस की, वहां पे जाके वो क्या करते हैं, जाइगोट कनेक्ट होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में होते हैं और फर्दर वो डिवाइड होके, सेम ही चीजें आ रही है वैसे, ठीक है। लेकिन वो हमने क्या करा था कि जनरली पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो डेफिनेशन पढ़ ली थी कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, गैमेट्स बनने से लेके फाइनल डिलीवरी तक वो डेफिनेशन थी। तो उसमें अगर ढंग से कोई समझना चाहे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो 7-8 डेफिनेशन थी उसमें एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और वो डेफिनेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, लिख लिख के याद कर लेना, इन फ्यूचर काम ही आएगी, ठीक है भाई। अब चलो ये क्या है, ठीक है। अब देखते हैं अपन ओवरीज के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ओवरीज एज द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जैसे एक आपसे ये पूछ ले कि भाई मेन फीमेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरीज है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बन रहा है क्योंकि इसका बड़ा रोल है। क्यों रोल है इसका बड़ा, जैसे मेल के अंदर कौन सा है मेन सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस है ना, उसका रोल क्यों है,
स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है तब, और इसके अंदर फीमेल के अंदर कौन कर रहा है ओवा का फॉर्मेशन? तो ये मेन फंक्शन हो गया आपका सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स एंड वेरियस हॉर्मोन्स। वेरियस हॉर्मोन्स में कौन से इंक्लूड है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, है ना। इसके अलावा और भी होते हैं, LH हो गए, FSH हो गए, ठीक है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दीज ऑर्गन्स आर सिचुएटेड वन ऑन बोथ द साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अब देखिएगा ये ओवरीज कहाँ पे होती है? एब्डोमेन के लोअर साइड। एब्डोमेन कहाँ है? एब्डोमेन एरिया कहाँ है ना, यहाँ पे एब्डोमेन एरिया है। इसी के जस्ट लोअर साइड में क्या होती है आपकी? ओवेरी होती है। आप में है ओवेरी? फीमेल के अंदर है ओवेरी, ठीक है। चलो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इच ओवेरी मेजर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब जो फीमेल के अंदर ओवेरी होती है उसका क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, विच इज देन कनेक्टेड टू द यूटेरस। अब देखिएगा ये किससे कनेक्ट होती है जी? यूटेरस से कनेक्ट होती है एंड पेल्विक वॉल थ्रू द लिगामेंट्स। अभी लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये नाम सुने क्या कभी? ये क्या करते हैं? ज्वाइन करने का काम करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे जॉइंट्स है तो इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? ठीक है, और मसल्स को कनेक्ट कौन करता है? ठीक है, तो जैसे मसल्स कहाँ पे कनेक्ट हो रखी है, कोई बताओ एग्जांपल्स। मसल्स पूरी बॉडी में नहीं है क्या? तो सब जगह मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट ही तो है, पर है वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स। कार्डियक मसल्स, है ना, लिवर के ऊपर भी तो मसल्स होगी, स्टमक है उसके ऊपर भी तो मसल्स होगी। तो सब जगह अलग अलग मसल्स है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है, और उनको कनेक्ट करने के लिए मसल्स बोन को ये टेंडन्स व लिगामेंट्स अपना रोल अदा करते हैं। द ओवरी इज सराउंडेड बाई थीन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम। अब देखिएगा ये एपिथेलियम आपने सुना ही है, टिश्यू, और ये एपिथेलियम का काम क्या है? हर चीज को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्शन देना, है ना। परमेबिलिटी, कौन सी चीज अंदर जाएगी कौन सी चीज बाहर आएगी, उसको भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड ये काम करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। आपकी स्किन में अवेलेबल होते हैं कौन? एपिथेलियम टिश्यू। जब आप टिश्यू पढ़ते हो तो सबसे पहले एपिथेलियम ही आता है, उसके बाद में कनेक्टिव, कनेक्टिव के बाद में मस्कुलर, मस्कुलर के बाद में नर्वस। ये 4 टिश्यू आप पढ़ते हो, इनको और फिर फर्दर डिवाइडेशन करते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टिश्यू पढ़ लिया ना आपने साई तक? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, चलो। सेल तो पढ़ लिया, सेल हो गया, टिश्यू नहीं पढ़ा अपन ने। चलो इसके बाद में अपन टिश्यू स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू समझना जरूरी है क्योंकि टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे। इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। और ये 2 जोन में डिवाइड होती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिएगा जैसे जैसे मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अपनी बॉडी के अंदर हर सेल वापस क्या होती है? डिवाइडेशन होता है ना, जिसको आप बोलते हो सेल डिवीजन, है ना। अब 2 डिवीजन होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कौन से होते हैं? वो कैसे होते हैं? म्यूसिस कब होता है और माइटोसिस कब होता है? अर्धसूत्री और समसूत्री होता है साइड तक। हाँ, ये 2 विभाजन होते हैं, ये कब कब होते हैं? स्पर्म की फॉर्मेशन होना म्यूसिस प्रोसेस है या माइटोसिस प्रोसेस है? सभी नोट कर लो इस क्वेश्चंस को और कल मुझे बताना। कंफर्म है? म्यूसिस किसको कहते हैं फिर? म्यूसिस का बताओ एक कोई एग्जांपल, अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? तो ये क्वेश्चंस लिख लो, डिफरेंस बिटवीन म्यूसिस एंड माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स लिख के आना कि बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो म्यूसिस में इंक्लूड है, और बॉडी की ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो माइटोसिस में इंक्लूड है। तो डिफरेंस बिटवीन म्यूसिस एंड माइटोसिस। और फार्मा वालों ये मिल सकता है एचएपी के अंदर तुम लोगों को क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना है, मेन एग्जाम में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे यूटेरस के बारे में, इसका डिस्कस करते हैं। अब देखो उसकी कोई लेंथ पूछ लेना आपसे, ओवेरी की लेंथ क्या थी? 2 to 4
डिवीजन होते हैं ना, हाँ सेल में है, सेल के अंदर आपके मियोसिस और माइटोसिस आता है, ठीक है ना, उसी चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड है ये मियोसिस और माइटोसिस, और एक डिफ्यूजन भी सेल के अंदर ही इंक्लूड है। डिफ्यूजन भी कभी पूछ लेना आप लोगों से, व्हाट इज पैसिव डिफ्यूजन, व्हाट इज एक्ट, हाँ मियोसिस माइटोसिस को अपन समझेंगे, ठीक है ना। सेल सही है, आज तो 3 है। सेल ये चार्जर नहीं रखते ना, तब चले जाते हैं। मियोसिस माइटोसिस अपन कर लेंगे जब, टिश्यू करने से पहले एक बार मुझे याद दिला देना, ठीक है। तक ही इसके अंदर अपन इसको डिटेल्स में समझ लेंगे भाई, मियोसिस प्रोसेस माइटोसिस, पर इसको समझने से पहले तुम एक बार थोड़ा पढ़ के आना, है ना, और कल मुझे इसका जनरली जवाब दे देना, ठीक है। ताकि ये क्या, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर खुद पढ़ के आते हैं ना, तो उस टॉपिक को पढ़ने में आता है मजा। क्यों आता है, खुद के पढ़ा हुआ है 25% समझ में आया, पढ़ाया तब 25% आ गया, 50 हो गया, वापिस आगे पढ़ोगे तब और 25 समझ में आएगा, 75, 2-3 बार रिपीट करोगे तो 100%। अपन क्या कोशिश करते हैं कि एक बार पढ़ते ही 100% समझ में आ जाना चाहिए, कभी नहीं आता। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज पढ़ोगे तो कितना आएगा, 25% ही आएगा, ठीक है ना, उतना ही याद रहता है। 25 क्लास में आता है, क्लास में कभी 100% समझ में नहीं आता। वापिस जाके देखते हो 25 आता है और फिर 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हो ना, तब 100% के काबिल हो जाते हो, ठीक है ना। तो यही चीज फॉलो करके चलनी है अपन को, कोई भी तैयारी कर लो आप, इसी चीज को लेके चलना है। चलो अब देखते हैं अपन यूटेरस के बारे में, जिसको आप बोलते हो हिंदी में गर्भाशय। सबसे पहले तो इसका फंक्शन क्या है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, और होल्ड रहता है एम्ब्रियो, वहीं पे क्या करता है, डेवलप करता है। देखो मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर आपसे कोई अगर पूछ लेना ये छोटे मोटे क्वेश्चंस कभी कभार कि भाई यूटेरस का क्या है रोल, है ना, आपके फेलोपियन ट्यूब का क्या है रोल, वास्ट डिफरेंस का क्या है रोल, तो कम से कम आप लोगों को इतना तो आइडिया रहे कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है, कम से कम आप इतना तो बता सको किसी को, ठीक है। बाकी की चीज़ें तो क्या है कि कंटिन्यू पढ़ोगे तो याद रहेगी, ये चीज़ पढ़ ली 1 महीना छोड़ देना, एक भी वर्ड याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अपने हार्ड डिस्क में हम चीज़ें सेव ही नहीं कर रहे हैं। अपना हार्ड डिस्क में एक रिसाइकिल बिन है, 5-6 दिन अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो, 10 दिन नहीं पढ़ते हो, तो वो अपने आप ही डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक। तो इसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिपीट करोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें याद रहेगी। वरना कम से कम अपन को यूटेरस का काम तो एक बार जब आप पढ़ लोगे ना, तो ये लाइफ टाइम तक छोटी छोटी चीज़ें याद रहती है। जैसे सेल की डेफिनेशन है, अब सेल की डेफिनेशन आपने 1 साल पहले भी पढ़ी है तो भी याद है, और अब भी पढ़ोगे तो भी याद है। सेल की डेफिनेशन कोई भूलता है क्या, आती है तुम्हें सेल की डेफिनेशन, इसको नहीं आ रही है, पढ़ी नहीं होगी कभी, पढ़ी है। कोशिका किसे कहते हैं, 12th में बायो नहीं थी क्या, आर्ट्स का है तब तो, पर यार सेल वाला तो मेरे हिसाब से 10th क्लास का है, 10th में आ जाती है क्या। चलो, ए यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉम्ब, इसको क्या कहते हैं, हिंदी क्या कहते हैं वॉम्ब को, हिंदी में वॉम्ब को कुछ हिंदी में बोलते हैं क्या, कॉर्क, कोक, हाँ राइट राइट, कहते हैं ना यार कभी कभार, कभी कोक में पला हुआ बच्चा, ठीक है। वॉम्ब को मेरे हिसाब से वही कहते हैं, एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो वॉम्ब भी कहते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज वॉम्ब। इट इज द मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किस शेप का होता है, पियर्ड शेप। पियर कैसा होता है, शेप पूछ पी होता है मटर, चलो ये इस टाइप का है। मटर के आकार की तो एक ग्लैंड होती है, क्या नाम है उसका, कौन सी ग्लैंड है अपनी बॉडी में, ब्रेन, पिट्यूटरी है पक्का। तो मटर के आकार के कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जाता है, पी शेप ग्लैंड, विच ग्लैंड, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते 3-4, थायराइड है, पिट्यूटरी है, या फिर कौन सी और ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी में, लिवर भी ग्लैंड ही है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और
सलाइवरी ग्लैंड, चलो मेरे हिसाब से पिट्यूटरी होगी। ठीक है, देखो मैं कोई भी चीज़ है ना हमेशा एक दूसरे से चीज़ें लिंक करके ही बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें याद रहती नहीं है। ठीक है ना, पर होगी वही, एक बार देख लेना। और एक वो होता है ना हार्मोन, कौन रिलीज करती है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, करो या मरो हार्मोन है। तो ना कभी कभी झगड़ा हो जाता है या फिर सामने शेर आ गया अचानक, या तो भाग जाओ या फिर कुछ कर लो। वो कौन हार्मोन, कौन सी उस अपनी बॉडी की ग्लैंड्स होती है, थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, बोन्स की ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए है पिट्यूटरी होगी। ये लिख लो भाई, आइडिया नहीं लगाना हर चीज में। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन रिलीज करती है, कौन सी ग्लैंड करती है, ये चीजें थोड़ी बहुत लिख लिया करो, सर्च किया करो ना यार वापस जाके। तुम लोग ये चीजें सर्च क्यों नहीं करते हो? अभी नहीं करना है सर्च, अभी रुक जा, बाद में। ठीक है ना, क्लास होने के बाद में घर जाके आधा एक घंटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बॉडी से रिलेटेड सर्च किया करो। बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी की, है ना, बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन। तो ये बेसिक चीजें हैं। बिगेस्ट ग्लैंड हो गई लीवर। बिगेस्ट सेल कौन सी है, गलत बता रहा है, बिगेस्ट सेल कौन सी है, ओवा। ठीक है ना, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्वस सेल। ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बॉडी की, स्पर्म। तो बेसिक चीजें हैं। सबसे बिगेस्ट बोन कौन सी है बॉडी की, फीमर। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज। हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है बॉडी का सबसे, इसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये बेसिक चीजें हैं। ये चीजें और भी बहुत सारे अपने फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है बॉडी के। क्या आपको पता है ऐसा बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कभी रुकता नहीं है, हार्ट। आप सो भी जाते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक बॉडी के अंदर अच्छे से परफॉर्म करता ही रहेगा, वो कौन सा है। तो बेसिक चीजें हैं, ये चीजें सर्च करोगे तो मिलेगी, है ना। तो नेट पे ये चीजें देखा करो। अपन क्या करते हैं, रील्स देख लो, शॉर्ट देख लो, ठीक है ना, तो उसमें एक बेसिक नॉलेज थोड़ी बढ़ता है। चलो क्या टाइम हो गया अभी, चलो थोड़ा सा अपन यूटेरस कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास और करेंगे। देखो यूटेरस को स्टार्टिंग में देख लो, ए यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉम्ब। इसको वॉम्ब भी कहते हैं जी, हिंदी में कोक बोलते हो आप। इट इज द मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड organ of the female reproductive systems. The walls of uterus consist of the 3 layers. अब देखिएगा यूटेरस का जो वॉल होता है ये किससे मेडअप होता है, 3 लेयर होती है इसके ऊपर। अब आपको पता है ना, जब अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लेयर वेयर तो होगी, है ना, कि भाई कौन सी उसके अंदर लेयर के पास करके परमेबल होती है ना कोई भी चीज, कौन सी चीजें होनी चाहिए अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीजें वापस बाहर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। अब आपको पता होगा कि जब डिलीवरी टाइम होता है एम्ब्रियो के साथ साथ में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी बाहर आता है, नोट किया होगा ना। तो वेस्ट मटेरियल क्या था, उस एम्ब्रियो के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा था 9 मंथ तक, समझ रहे हो। और जो वो न्यूट्रिएंट यूज कर रहा था और जो वेस्ट निकाल रहा था ना, वो भी वहाँ पे कलेक्ट था। और जब फाइनली पास्चुरेशन टाइम आया तो उसके साथ में वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लो ना, गाय भैंस, कभी देखा होगा आपने, बच्चा होता हुआ, तो उसके साथ साथ में वेस्ट भी आता है ना, आता है कि नहीं आता। उसी तरीके से सेम फीमेल के अंदर वही प्रोसेस है ना, ह्यूमन के अंदर भी वही प्रोसेस होता है। तो बेसिक चीजें हैं ये, जो तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, है ना। और मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हो, एक तो बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, इंजेक्शन लगाना, ग्लूकोज लगाना, कैनुला सेट करना। एक कोई भी अगर सीवियर कहीं हो जाता है एक्सीडेंट तो टेंके लगाना, ठीक है ना। और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को कैसे हैंडल करते हैं, ये 5-6 चीज़ें तो हर किसी को सीखनी जरूरी है। एक हार्ट पेशेंट का तो इतना अगर नॉलेज नहीं हो तो, लेकिन हार्ट पेशेंट में आपको फर्स्ट एड क्या करना है,
उसकी बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। भाई हार्ट अटैक में फर्स्ट एड में कौन सी एक वो आती है, सीपीआर कर दो, या फिर कौन सी आती है, एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन करके एक आती है जो जीभ के नीचे रख देते हैं। अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है ना, तो एक बार के लिए वो थोड़ा सा क्या करता है, हार्ट एकदम एक्टिव होके, सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल होती है तो अदरक तो सही है ना भाई, अदरक खराब काहे की, सॉर्बिटोल देखना यार तुम लोग, मेरे हिसाब से सॉर्बिटोल नहीं होगी, देख लेना, नाइट्रोग्लिसरीन होगी शायद तक, है ना, इसको देखेंगे अपन। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, इसको कल करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में सर्च करना, आपको मिलेगा, सॉर्बिटोल नहीं होगी।